हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक। और अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? क्योंकि टॉपिक तो है क्लॉज और अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे नाउन, तो चलो क्लॉज को देख लेते हैं। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है भैया? तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ही इज एन एक्टर। यहां पर ही जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा और जो कुछ भी बच रहा है यहां पे दैट इज प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है इसकी मेन वर्ब, और उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर। तो बच्चों देखिए, यहां पे एक सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो होगा प्रेडिकेट। ठीक है, और क्लॉज में हमें यही चाहिए। क्लॉज में हमें चाहिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होती है उसकी मेन वर्ब, और उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर। अब देखिए, एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड ऑफ एट लीस्ट वन क्लॉज। प्रत्येक जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो कम से कम एक क्लॉज के द्वारा बना हुआ होगा। अब एक क्लॉज में क्या आता है? एक क्लॉज में आता है एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? मेन वर्ब। चलो देखते हैं। ये एक सेंटेंस है, राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर। यहां पे राहुल है इसका सब्जेक्ट, बॉट ए न्यू कंप्यूटर ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रेडिकेटर, और ये है यहां पर मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए, हमें इस वाक्य को कुछ इस तरह से समझना होगा कि क्या इस वाक्य का अपने आप में कोई सेंस है या नहीं है। इस वाक्य में हमें क्या क्या दिखता है? हमें दिखता है एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और वाक्य देखिए, राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर बट ही स्टिल हैज द ओल्ड वन। यहां पर देखिए, एक सब्जेक्ट तो ये रहा, दूसरी मेन वर्ब इसकी ये रही, और एक सब्जेक्ट ये और है, और यहां पर इसकी मेन वर्ब भी है। तो यहां पर तो हमारे पास में दो सब्जेक्ट हो गए, दो मेन वर्ब हो गई, तो हमारे पास क्लॉज दो हो गए। क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा था कि एक क्लॉज क्या होता है? एक क्लॉज वो होता है जहां पर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं एक क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए और दो मेन वर्ब हो गई, तो फिर हमारा यहां पर दो क्लॉज हो गए हमारे पास। अब देखिए, इसमें से एक क्लॉज तो ये है और दूसरा क्लॉज ये है। इनमें से एक वाक्य जो होगा उसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज, और दूसरे को बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। हिंदी में इनका नाम है मुख्य उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। इनका यहाँ पर दूसरा नाम भी है, मेन क्लॉज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट को बोलते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अब इनमें क्या, ये कहाँ से आ गए? हम तो क्लॉज पढ़ रहे थे, क्लॉज में ये कहाँ से आ गए? तो देखिए, हमें यहाँ पर यही पहचानना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, जो वाक्य, चलो हम आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, मेक सेंसेस बाय इटसेल्फ।
अपने आप में स्वयं इसका एक पूरा अर्थ निकलता है। इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, ये एक पूरा अर्थ बता देता है। राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर, राहुल ने एक नया कंप्यूटर खरीदा। सरिता सिंह से न्यू सॉन्ग, सरिता एक नया गीत गाती है। तो ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य हैं, इनमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बता देते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस सब्जेक्ट ने ये कार्य किया है। दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट से आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट क्या था, मतलब क्या कहना चाह रहे थे हम इंडिपेंडेंट में। डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज डजंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, इट हैज टू डिपेंड ऑन अनदर सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको अपने स्वयं का मतलब बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ता है। ऑल्दो ही स्टिल हैज द ओल्ड वन, यदि भी उसके पास पुराना वाला है। राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर, राहुल ने एक नया कंप्यूटर खरीदा। अब देखिए, केवल इस सेंटेंस को यदि हम लेके चलते हैं, यदि भी उसके पास पुराना वाला है, तो इसका, इस वाक्य का अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और अपने आप में जब अर्थ नहीं निकल रहा तो ये हो गया सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस वाक्य का सही अर्थ तब हमें मालूम पड़ेगा जब हम नीचे वाली को और पढ़ेंगे। राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर, राहुल ने एक नया कंप्यूटर खरीदा। उसके पास पहले से एक कंप्यूटर था, पुराना वाला था, और राहुल ने एक नया कंप्यूटर खरीदा। अब हम इस वाले को यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और केवल इस वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, राहुल बॉट ए न्यू कंप्यूटर, राहुल ने एक नया कंप्यूटर खरीदा, तो इस वाक्य का अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकलता है। और जब पूर्ण अर्थ निकलता है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेन क्लॉज। और इस वाले सेंटेंस का अपने आप में कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ तब निकलता है जब हम मेन क्लॉज को भी साथ में लेके चलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ ही रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़े तो, यदि वो तेज दौड़े तो क्या होगा, यदि तो मतलब वाक्य अधूरा है ना, हमें लगता है कि इसके बाद में कुछ और कहना चाह रहा है। इफ ही रन्स फास्ट ही कैन कैच द बस, तो वह बस को पकड़ सकता है। अब ये जो सेंटेंस है वह बस को पकड़ सकता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। और सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ ही रन्स फास्ट, ये वाला जो है दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि एक सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। उन कंजंक्शंस के बाद में आने वाले जो सेंटेंस होंगे वो सभी डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। देखिए, आफ्टर, पहला कंजंक्शन है आफ्टर। कॉल मी, एक सेंटेंस तो ये हो गया। आफ्टर यू अराइव एट स्टेशन, जब तुम स्टेशन पर पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना। एक सेंटेंस है कॉल मी। अब इसमें आप ये मत समझ लेना कि यहां पर तो भैया ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है और यहां पर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ये कैसे एक क्लॉज बना। तो ये जो है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यू जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर सब्जेक्ट है पहले से, दैट इज यू। यू कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट स्टेशन। कॉल मी, मुझे फोन करना, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसका अर्थ हमें समझ में आता है, इसलिए दिस सेंटेंस विल बी मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और आफ्टर यू अराइव एट स्टेशन, जब तुम स्टेशन पर पहुंच जाओ तो उसके बाद में क्या करना, तो ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो फिर हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई रेन होम, सेकेंड जो हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है जो कार्य कर रहा है वो है ऑल्दो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यदि भी बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, अधूरा है ना सेंटेंस, अधूरा है तो ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये वाला बन गया इंडिपेंडेंट। मैं घर की तरफ भागा, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड जो कंजंक्शन है वो है बिकॉज। बिकॉज के बाद में आने वाले सेंटेंस जो भी होंगे
उनको हम डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में रखेंगे। बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, क्योंकि वो स्मार्ट था तो क्या किया उसने, ही बिकेम रिच, वो अमीर हो गया। बिफोर, बिफोर पहले, बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस है देखिए, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हुई उससे पहले। उससे पहले क्या हुआ, आई रीच्ड होम, भैया मैं घर पहुंच गया। इफ, यदि, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करो तो क्या होगा, तो ये सेंटेंस जो है इफ यू वर्क हार्ड, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये अपने आप में पूरा अर्थ देता नहीं है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे ये वाला हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और वो वाक्य जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। सिंस, जब से, सिंस आई वॉज यंग, जब मैं एक बच्चा था, छोटा था। आई हैव बीन ए डांसर, तब से मैं एक डांसर रहा हूं, तब से मैं एक डांसर रहा हूं। कब से मतलब सिंस आई वॉज यंग, जब से मैं एक छोटा बच्चा था। तो दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अनलेस, जब तक नहीं, यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। तो ये जो वाक्य है इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, मतलब हमें आगे और कुछ पूछना है ना, तब जाके वाक्य कंप्लीट होगा। इसलिए दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंटिल, जब तक नहीं। डोंट डू एनीथिंग, कोई भी कार्य मत करना। अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना लौटूं, जब तक मैं वापस ना लौटूं, तो अपने आप में इनकम्प्लीट है ना ये वाला वाक्य, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक क्या। तो इस वाक्य का अर्थ अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसलिए ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, कोई काम मत करना। ये इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और मेन क्लॉज, व्हेन आई केम इन द रूम, एवरीवन लुक्ड एट मी, प्रत्येक व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। व्हेन आई केम इन द रूम, जब मैं कमरे में आया, तो कमरे में क्या आया, तो क्या हुआ। ये वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये वाला है डिपेंडेंट क्लॉज और ये वाला हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कुछ बच्चों, ये कुछ है कुछ कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस मैंने आपको बताए थे जिनमें है आफ्टर, ऑल्दो, उसके बाद में बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, अनलेस एंड अनटिल। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो किसी वाक्य के स्टार्टिंग में यदि लगते हैं, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि आते हैं, तो उस सेंटेंस को ये डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। ये सभी डिपेंडेंट क्लॉज हैं। व्हाट इज नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या होता है, तो देखिए नाउन क्लॉज इज ए क्लॉज दैट प्लेज द रोल ऑफ ए नाउन। नाउन क्लॉज वो है, वो पूरा एक क्लॉज है जो कि खुद अपने आप में एक नाउन का कार्य करता है। अब देखिए यहां पर जैसे ये एक क्लॉज है, अंटिल आई कम बैक, दिस इज एन डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर ये पूरा का पूरा एक नाउन का कार्य करे तो यही बन जाएगा नाउन क्लॉज। अब देखिए यहां पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। I like what I see, what I see, this is a dependent clause। और अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज एक नाउन का कार्य करे तो यही बन जाएगा नाउन क्लॉज। देखिए I like, मैं पसंद करता हूं, what I see, जो मैं देखता हूं, जो मैं देखता हूं, मतलब ये कैसा क्लॉज हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया कोई क्लॉज जो है वो नाउन की तरह कार्य करता है या नहीं करता। तो इस दिए गए क्लॉज के स्थान पर यदि हम कोई नाउन, इस पूरे को हटा दें इस जगह पे से, और इसके स्थान पर यदि हम कोई एक नाउन, दिस इज ए नाउन,
यदि ये नाउन रिप्लेस कर दें और तब भी वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं हो, मतलब ऊट पटांग नहीं बने, तो फिर ये बन जाएगा एक नाउन क्लॉज। तब हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है भैया। देखिए, आई लाइक इनोवेशन, मुझे नवाचार पसंद है। आई लाइक व्हाट आई सी, व्हाट आई सी, ये जो पूरा क्लॉज है इसके स्थान पर हमने रख दिया एक नाउन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो दिया गया पूरा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वो परफॉर्म कर रहा है एक नाउन की तरह, एज ए नाउन। और किस तरह की नाउन? हमने नाउन के यहाँ पे आपको पहले भी कुछ फंक्शंस बताए थे। नाउन किस तरह से कार्य करती है? एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। आई नो दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। बाकी दैट से स्टार्ट हो रहा है ये वाला। दैट एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद में आने वाला ये जो पूरा सेंटेंस है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और भैया देखो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, कि धैर्य की कुछ सीमाएं होती हैं। तो फिर देखिए, यहां पर ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आने वाला ये जो है पूरा का पूरा, अगर हम इसके स्थान पर कोई नाउन रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज ए नाउन। अगर हम इसके स्थान पर एक नाउन रिप्लेस कर सकते हैं, आई नो पीपल, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्लॉज था, ये किस तरह से कार्य कर रहा था? ये नाउन क्लॉज की तरह कार्य कर रहा था। देखिए, इंग्लिश में जब किसी शब्द को रिप्लेस करते हैं तो उसके स्थान पर वही शब्द आना चाहिए। जैसे कि हम यहां पर नाउन क्लॉज को रिप्लेस कर रहे थे, तो नाउन क्लॉज को नाउन से ही रिप्लेस किया है। नाउन क्लॉज को हम वर्ब से रिप्लेस नहीं कर सकते, नाउन क्लॉज को हम एडवर्ब से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर इस तरह से हमने किसी दूसरी चीज से, वर्ब से रिप्लेस कर दिया या प्रपोजिशन से रिप्लेस कर दिया, तो फिर जो वाक्य है उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। आई नो दैट पेशेंस हैज लिमिट्स, मैं जानता हूं कि पेशेंस की सीमा होती है। आई नो पीपल, मैं लोगों को जानता हूं। तो देखिए, यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी वही मेन वर्ब है, और हमने यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये जो पूरा नाउन क्लॉज है, ये कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। अब नाउन क्लॉज का कंपोजिशन कैसे होता है? देखिए, काफी सारे नाउन होते हैं जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, हु से स्टार्ट होते हैं, विच से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब ये कैसे चेक करेंगे कि कोई नाउन जो है वो, तुम्हारा क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा? अब देखिए, एक सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट आई से इज ट्रू। अगर आपको ध्यान हो तो नाउन के बाद में पढ़ाया जाता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम ये बताते हैं कि किसी नाउन के स्थान पर जो शब्द कार्य करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यदि हमारा कोई क्लॉज एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यदि आप उसके स्थान पर प्रोनाउन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्लॉज है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए, व्हाट आई से, अगर हम इसके स्थान पर इट लगा दें, व्हाट आई से इज ट्रू, व्हाट आई से इज ट्रू, जो कुछ भी मैं कहता हूं वो सत्य है, इट इज ट्रू। इसके स्थान पर, पूरे के पूरे नाउन क्लॉज के स्थान पर हमने लगाया है
एक प्रोनाउन जो कि है इट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा नाउन क्लॉज था, ये नाउन क्लॉज ये किसकी तरह कार्य कर रहा था? एक नाउन की तरह, एक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा था। और यहां पर ये फंक्शन कर रहा था एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था। इसकी कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। आई नो द स्टोरी इज ट्रू। आई नो द स्टोरी इज ट्रू। मैं जानता हूं कि ये कहानी सत्य है। क्या सत्य है? आई नो, मैं जानता हूं। द स्टोरी इज ट्रू। दिस इज अ नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, और ये कार्य कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। I saw how the accident happened. I understand why it was necessary. I know who said that. ये सभी कार्य कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। देखिए, हाउ, हाउ बताता है तरीके को, वाई बताता है एक कारण, हु बताता है एक सब्जेक्ट को, वाट का वास्तविक अर्थ होता है क्या, लेकिन जब हम एक नाउन फ्रेज पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है जो या जो की। हु वैसे तो बताता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन, और ये बताता है हमारे लिए एक सब्जेक्ट को। और ये जो वाट है ये हमारे लिए बताता है एक निर्जीव, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर किसी बात को। विच का भी वही काम है, जो या जो की। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों को ही बताता है। व्हेन अर्थ होता है कब, लेकिन क्लॉज में इसका अर्थ होता है जब, और ये बताता है समय को। वेयर शाब्दिक अर्थ है कहां, लेकिन क्लॉज में इसका शाब्दिक अर्थ होता है जहां, और ये बताता है स्थान को। वाई शाब्दिक अर्थ है क्यों, और क्लॉज में इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसलिए। या फिर जो कि, ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। और ये क्या बताता है? ये बताता है कारण को। अब देखिए फंक्शंस ऑफ ए नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किस प्रकार से फंक्शंस कर सकते हैं? नाउन क्लॉज फंक्शन कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होगा वो होगा मेन वर्ब से पहले। एज एन ऑब्जेक्ट भी नाउन और नाउन क्लॉज कार्य करते हैं, तो ये होंगे मेन वर्ब के तुरंत बाद। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, और ये मेन वर्ब के बाद में आ सकते हैं। अब देखिए, whoever made this product sold it. whoever made this product, जिस किसी ने भी इस प्रोडक्ट को बनाया, sold it बेच दिया। यहां पर हमारी मेन वर्ब है sold और it है हमारा ऑब्जेक्ट। whoever से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये वाला जो क्लॉज हुआ ये कौन सा हुआ?
एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और देखिए मेन वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। और ये कौन सा क्लॉज है भैया? ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। जिस किसी ने भी इसे बनाया, सोल्ड इट, इसे बेच दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहां पे, आई सॉ व्हाट ही डिड। मैंने देखा कि उसने क्या किया। व्हाट ही डिड, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट ही डिड, कि उसने क्या किया। तो देखिए यहां पर ये वाला जो क्लॉज है ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंफ्यूज मत होना आप, इसको दूसरा नाम है इसका डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों का मतलब एक ही है, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। ये किसी दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं, इनका खुद का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता। व्हाट ही डिड, उसने जो कुछ भी किया। आई सॉ, मैंने उसको देख लिया। आई, ये हो गया सब्जेक्ट। सा मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में आने वाला ये क्या है? ये फंक्शन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह। मैंने आपको पहले बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि कोई जो शब्द है या फिर कोई क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। उससे आप दो चीज पूछिए, क्या वो व्हाट का आंसर देता है, या फिर वो क्या हुम का आंसर देता है। व्हाट और हुम का आंसर यदि इससे मिल जाता है, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, व्हाट, मैंने क्या देखा, व्हाट ही डिड, जो कुछ भी उसने किया, तो इसका आंसर मिल रहा है क्या? व्हाट का आंसर मिलता है, यस। तो ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। हुम का आंसर तो नहीं मिल रहा। आई सॉ, मैंने, हुम, किसको, मैंने किसको देखा, तो इसका आंसर तो हमें नहीं मिल रहा हुम का आंसर, बट हमें किसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे? व्हाट का आंसर मिल रहा है, यस। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज क्या कैसे बिहेव कर रहा है एन एज एन ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा क्लॉज है? दिस इज ए नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज। क्योंकि हमने बताया था नाउन किस तरह से कार्य करती हैं। नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती हैं, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती हैं, और नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट कार्य करती हैं। देखिए, माई विश इज टू गो टू कनाडा। मेरी इच्छा है कनाडा जाने की। अब देखिए इसमें माई विश, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। इज, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। टू गो टू कनाडा, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, और ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? चलो इससे व्हाट और होम के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। माई विश इज, मेरी इच्छा है, क्या है? व्हाट का आंसर पूछते हैं। माई विश इज व्हाट, मेरी इच्छा क्या है? टू गो टू कनाडा, कनाडा जाने की इच्छा है। तो इसका आंसर निकल रहा है क्या? व्हाट का आंसर, यस। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज हुआ। देखिए इसको देखिए, माई कमांड इज वॉट एवर यू विश। मेरी इच्छा है जो कुछ भी तुम चाहो। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला कार्य कर रहा है एज ए
देखिए, इज जो है वो बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, और इनके बाद में जो कुछ भी, इनके बाद में या तो आनी चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी होती है? इज आर एम प्लस आई एन जी आती है इनके बाद में, मतलब इज आर एम के बाद में आई एन जी, वाज वर्ब के बाद में आई एन जी। और अगर नहीं आ रही है तो इसके बाद में जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इनके बाद में क्या होता है? इनके बाद में जो कुछ भी होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो इसको बताता है, इसको पूरा करता है, इसको कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। तो हमारा यहां पर ये वाट एवर यू विश, ये जो पूरा क्लॉज है ये कैसे बिहेव कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट की तरह। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं भैया? कॉम्प्लीमेंट होते हैं नाउन क्लॉज। तो बच्चों एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाए थे नाउन, नाउन के मैंने टाइप्स बताए थे आपको। फिर उसके बाद में हमने आपको बताए थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने आपको बताए थे कि एक क्लॉज क्या होता है, नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, नाउन कैसे बिहेव करती है, और नाउन क्लॉज के फंक्शन कैसे होते हैं, नाउन क्लॉज किस किस तरीके से कार्य करती है। तो नाउन क्लॉज किस तरीके से कार्य करती है? एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करती है, और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करती है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक नाउन क्लॉज समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज, और उससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। और इनके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सिंथेसिस, और सिंथेसिस इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप इस टॉपिक को दोबारा देख लीजिए और इसको ढंग से समझ लीजिए। अगर ये टॉपिक क्लॉज समझ में नहीं आया तो सिंथेसिस समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नाउन क्लॉज ढंग से देख लीजिए। नाउन क्लॉज जब आपको समझ में आ जाएंगे तब ही आपको एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज समझ में आएंगे, वरना वही कंफ्यूजन रहेगा कि नाउन क्या होती हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।